नमस्कार दोस्तों। अब हम थर्ड पेपर की बात करेंगे कि जो प्रश्न पत्र तीसरा है जीएस का, उसका सिलेबस क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ। नॉर्मली यूपीएससी इस पेपर के तहत 20 प्रश्न पूछती है, ठीक है। सेकेंड पेपर में यही है, फर्स्ट पेपर में भी यही है। कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव आता है, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। 20 में से लगभग सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलिए हटा देते हैं, 19 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करेंट अफेयर पे ही आधारित होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ ऐसी होंगी जो करंट में कुछ चल रहा है उसको लेके है। करंट अफेयर पे आधारित होने का मतलब ये है कि अगर किताबी बात भी पूछी गई है ना, जो टॉपिक्स अभी हम देखने जा रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फसलों पे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, रोजगार पे क्वेश्चन आ गए, ये सब किताबों में भी है। कहीं ना कहीं वो चीज़ चर्चा में थी, करंट अफेयर में उसकी बात हो रही थी, इसलिए पूछा गया। तो इस पेपर को तैयार करने के लिए आपका जो नज़रिया है, किताब से बस इतनी ही उम्मीद रखिए कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। करंट अफेयर को देखते रहिए, और कैसे देखना है इस पे आगे भी बात करेंगे। अभी बता देते हैं कि जब आपको टॉपिक पता होता है, वो करंट में कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, तो आप देखते रहिए कि क्या इसका संबंध हमारे थर्ड पेपर से या किसी भी पेपर के किसी टॉपिक से है। अगर उसका संबंध है और उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, तो मान के चलिए वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी, आगे जब हम पढ़ेंगे ना, आगे बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी कि हाँ ऐसे देखा जाता है। फिलहाल वापस आते हैं और पेपर की बात करते हैं। इसका नाम क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, प्रौद्योगिकी के बारे में, आर्थिक विकास से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, जैव विविधता से संबंधित टॉपिक्स हैं, पर्यावरण के टॉपिक्स हैं, सुरक्षा के टॉपिक्स हैं, आपदा प्रबंधन के टॉपिक्स हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें 6 विषय पढ़ने चाहिए। फिर से याद दिला देता हूँ कि हमें विषय तैयार नहीं करने हैं, हमें टॉपिक्स तैयार करने हैं। पर्यावरण की बात करेंगे, आप देखेंगे इसमें 2 ही टॉपिक्स हैं मतलब 2 ही टॉपिक्स के तहत बात यूपीएससी ने कह दी अपनी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स को ही सेंटर में रखिए, फिर देखिए तैयारी कितनी आसान हो जाती है। अब शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है, क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। कई बार क्या होता है ना कि इंग्लिश से हिंदी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो चीज़ें थोड़ी ऐसी हो जाती हैं कि समझने में दिक्कत हो जाती है। फिर इसको पढ़ रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, अभी इंग्लिश पढ़ूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, इसको पढ़ के कुछ खास सेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं इंग्लिश पढ़ के। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, देख रहे हैं, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब समझ में आया कि हमें भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, और ऐसे विषयों के बारे में पढ़ना है जो प्लानिंग से संबंधित हैं, जो संसाधनों को जुटाने से संबंधित हैं, जो ग्रोथ से संबंधित हैं, प्रगति से संबंधित है, विकास से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। ऐसे टॉपिक्स को हमें देखते रहना है। फिर से कह रहा हूँ, करंट में देखना है। किताबों से तो हम बेसिक पढ़ लेंगे, वो ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो करंट के आधार पे आएंगे, और आगे मैं साबित करूंगा जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा। दूसरा क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग फ्रॉम इट, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। समावेशी विकास का सिंपल सा मतलब है कि सबको एक साथ लेके आगे बढ़ा जाए, सबका विकास हो। ये नहीं कि हमारे देश में इतने करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ परसेंट लोगों का तो खूब विकास हो रहा है, बहुत आगे बढ़ गए, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में गिने जा रहे हैं, और बाकी जो जनता है वो गरीबी में मर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो इसकी बात हो रही है, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, और इससे संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इशूज़ हैं, उन्हें हमें समझना है, जो कि अगेन करंट अफेयर को ध्यान में रख के समझ में आएगा। सरकारी बजट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सरकारी बजट से 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जो बेसिक है बजट का, जो कंसेप्ट है, वहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और जेंडर आधारित बजट, इस तरह के कभी-कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और भी बेसिक बातों को लेकर। दूसरी बात ये कि बजट में कई बार कुछ बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ योजनाएँ लॉन्च की जाती हैं, बड़ी होती हैं, उनका असर देश पर व्यापक रूप से होने वाला होता है, तो उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
इस तरीके से आप बजट की तैयारी करेंगे। और यहाँ बजट से सीधा सा मतलब है किसी राज्य सरकार के बजट की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसके बाद से जो चौथा क्वेश्चन टॉपिक है वो है फसलों के बारे में। हमें मुख्य फसलों के बारे में तैयारी करनी है। और प्री में आप देखिए हर साल क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, मेंस में भी प्रश्न आते हैं। किस तरीके से पढ़ना है उसका भी हिंट दिया गया है। देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से फसलें उगाई जा रही हैं, उनका क्या पैटर्न है, कौन कौन सी फसलें कहाँ पे होती हैं, इनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई के विभिन्न प्रकार और सिंचाई प्रणाली। हमारे देश में आपको पता है विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, तो उन स्थलाकृतियों में जो खेत हैं एक पैटर्न पे तो काम होगा नहीं, कहीं नहरों से सिंचाई हो रही है, कहीं नलकूप से हो रही है, कहीं कहीं और तरीका अपनाया जा रहा है, समझ रहा है। तो इनके प्रकार और सिंचाई प्रणाली हमारे यहाँ क्या है, कैसी है, उसको देखना है। कृषि उत्पाद का ध्यान रखिएगा, इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। जो कृषि उत्पाद हुआ, फसल तैयार हो गई, उसका भंडारण, इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए इसकी वजह से भंडारण की समस्या जब ठीक नहीं होती तो अचानक से किसी फसल का दाम तेज़ी से गिर जाएगा या तेज़ी से बढ़ जाएगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके परिवहन की बात हो रही है, फसल उत्पादन का, इसका विपणन कैसे हो रहा है, इसकी बात हो रही है। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से तैयार करना है, समझना है। इसके बाद इससे संबंधित विषय और बाधाएं, किससे संबंधित, जो फसल उगी है उसके भंडारण, परिवहन और विपणन की बात हो रही है। ठीक है, आप में से कुछ दोस्तों को विपणन शायद नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक बार यहाँ से पढ़ देता हूँ, आपको ध्यान से समझिए। इंग्लिश पढ़ेंगे शायद समझ में आ जाएगा। स्टोरेज समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, मार्केटिंग का मतलब होता है विपणन। ठीक है, तो इस सेंस में आप उसको लेके चलिए। आगे बढ़ते हैं सॉरी ये पांचवा टॉपिक क्या है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता। आपको पता है कि सरकारें, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी किसानों के लिए अलग अलग सहायता की योजनाएं लेके आती हैं। तो कुछ प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ ऐसी नीतियां बना दी जाएंगी जो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहायक होंगी। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता की बात है। और साफ साफ इसी में से एक जो है उपाय है उसको यहाँ लिख भी दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एमएसपी है उसको लेके प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आए हैं। इससे संबंधित विषय कौन कौन से इशूज हैं इससे संबंधित, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, इसे हमें जानना है। जन वितरण प्रणाली, ये हमें अच्छे से समझना होगा, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका उद्देश्य क्या है, जनता में जो चीज़ें हम बांट रहे हैं, खासतौर से आप देखिए अनाज जो हम बांटते हैं, पीडीएस आपने पढ़ा होगा ना, तो उसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या हो रहे हैं उसके संदर्भ में, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या उसमें कोई कमी नहीं है, कमी तो है ही, साफ साफ दिखता है। ठीक है, और उसमें क्या सुधार हो सकता है, ये भी हमें समझना है, इसे भी पढ़ना है। सीधे सीधे टॉपिक्स हैं, एक बार समझ बन गई फिर मज़ा आ जाता है, फिर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता इसमें। इसके बाद से बफर स्टॉक की बात है, हमें बफर स्टॉक के बारे में भी पढ़ना है, जो सरकार स्टॉक जमा करती है उसके बारे में भी, और इससे संबंधित कुछ और भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी। ठीक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनकी खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, कैसे उसे मतलब डील किया जाए उसके साथ, सरकारें क्या कर रही हैं और क्या किया जा सकता है, ये सब। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन बहुत सारे आते हैं इससे संबंधित, इसे में पढ़ना है। और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, ये दिया गया, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते, इसको देख के डरिएगा नहीं कि हमें पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र क्या पढ़ना है। नॉर्मली आपको हमारे देश में जो पशुपालन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। और अभी हम देखेंगे आगे चल के कि इससे कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उसके लिए कितना पढ़ना था। ठीक है, छठवां टॉपिक क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और इससे संबंधित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, सीधा सा टॉपिक है, और सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके आगे देख लीजिए, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, महत्व क्या है इसका, इसके स्थान के बारे में, कहाँ कहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं या लगाई जा सकती हैं, ऊपरी और नीचे भी, नीचे की अपेक्षाएं क्या हैं। ठीक है, आप जब कोई भी चेन पढ़ते हैं, किसी भी तरह की श्रृंखला की आप बात करते हैं, तो उसमें कई लेवल्स होते हैं,
उसी की बात हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आप देखिए नीचे से लेके जो कच्चा माल है वहाँ से लेकर के अब जो प्रोसेस्ड चीज़ बन के आई है वहाँ तक की क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसके आगे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें भी इसमें शामिल करिए। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इसके बारे में हमें पढ़ना, यही सारी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री में जो आपूर्ति श्रृंखला है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, नॉर्मली आप इसके तहत भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भारत में भूमि सुधार जो हुए, इसका एक बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्यों भूमि सुधार की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, कहाँ कहाँ पे भूमि सुधार सफल हुए, कहाँ पे सफल नहीं हुए, क्या अभी इसमें कुछ हो रहा है, क्या सरकार ने हाल फिलहाल में कोई कानून बनाया है, या फिर आगे के लिए कोई उपाय आपके दिमाग में आ रहा हो, कहीं किताब में लिखा हुआ मिल जाए तो उसे आप नोट कर लें, बस इतना ही है। ठीक। उसके बाद 90s के दशक में आपको पता है हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उदारीकरण आप मोटे तौर पे उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज भी उसका असर हो रहा है, आगे भी होगा। तो इसका क्या प्रभाव हुआ है इसे हमें पढ़ना है। औद्योगिक नीति में बदलाव किए गए, इस समय सबसे ज़्यादा बड़े बदलाव आए थे, अभी भी हो रहे हैं। तो औद्योगिक नीति में क्या बदलाव आए और औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें समझना है। बदलाव किए गए, कानून बनाए गए, उपाय किए गए, तो उसका असर क्या हुआ है ये हमें समझना है। सिंपल है। आगे क्या पढ़ना है, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ऊर्जा से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऊर्जा की बात जैसे इस समय पवन ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जाएं जितनी हैं उनको आप नोटिस कर सकते हैं, या परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, कोयला से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे उसको तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बंदरगाहों से क्वेश्चन आ जाते हैं, सड़क परिवहन से आ जाता है, सड़क और रेलवे को जोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है, विमानपत्तन से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके बारे में जो बुनियादी संरचना है इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए, थोड़ा सा डाटा होना चाहिए, आपका टॉपिक तैयार है। ठीक। निवेश मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है, कितने तरीके से निवेश किया जा सकता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि पीपीपी मॉडल एक है, बढ़िया मॉडल है, इसी तरह के और भी मॉडल्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उसको लेके, और उस मॉडल में क्या समस्याएं हैं, इस पे आप तैयार कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर जो चर्चा में रहता मॉडल उस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो निवेश मॉडल की बात है, कैसे निवेश किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं वो हमें जानना है। इसके बाद से साइंस वाले टॉपिक्स देख लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। अभी देखिए अब चैट जीपीटी आ रहा है, एआई का एक यूनिवर्स बनता जा रहा है, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदलने वाली है, बदल रही है। तो कौन कौन से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या अनुप्रयोग है उनका, और उनका असर क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन पर। अभी देखिए नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है तो सबसे बड़ा संकट ये आदमी मान रहा है कि रोजगार जा सकता है। भविष्य को लेकर ये आशंकाएं हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कहीं इंसानों से न भिड़ने लगे। तो इसका असर हमारी ज़िंदगी पर क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, जो संभावनाएं हैं वो, ये सारी चीज़ें आप सोच लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें एक और चीज़ है, एग्जाम्पल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने लगे, अच्छे का मतलब ये है कि जो दिखे कि ये हो रहा है हमारी लाइफ में, उस टाइप की चीज़ें आपके पास एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल के तौर पे होंगी तो आपकी बात में वजन होगा। ठीक है, साइंस का एक और देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं। अब इस तरह के टॉपिक्स जब कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है या किताबों में दिया जाता है सिलेबस के नाम पे, तो कम थोड़ी है। हमारे यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, पूरा इतिहास छाप दिया जाता है, ऐसा हमें नहीं करना है। ज़्यादातर इस टॉपिक को लेकर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाल फिलहाल में जो उपलब्धियां, जैसे मान लीजिए अभी चंद्रयान की बात हो रही है, आगे और कोई चीज़ होगी उस पे बात होगी। ठीक है, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उस पे हम काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस बना कर रखिए। इस ये मत करिए कि अब चलें आप पूरा इतिहास पढ़ें कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या किया है। कुछ लोग पहुंच जाएं वैदिक काल तक कि वैदिक काल में हम ये थे वो थे, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। खैर आगे हम जब देखेंगे तो समझ में आएगा। इक्का दुक्का कभी आ जाए तो परेशान भी नहीं होना, नॉर्मली आप उसका
उत्तर दे सकते हैं। जो देशज रूप से मतलब हमारे देश में जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसे हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और इस नई प्रौद्योगिकी का नई प्रौद्योगिकी का विकास, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसे हमें देख लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये टॉपिक हो गया, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद से ये देखिए आईटी के बारे में है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आपकी जागरूकता होनी चाहिए। अंतरिक्ष को लेकर क्या-क्या चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अंतरिक्ष के बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा यही है कि अंतरिक्ष में कचरा फैल रहा है धीरे-धीरे। दुनिया भर की सैटेलाइट्स छोड़ी जा रही हैं। क्या होगा बाद में जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा? कैसे उसको हम नीचे लाएँगे? कहीं दूसरे से टकरा गया तो? या फिर सैटेलाइट के माध्यम से हथियार तैनात कर दें हम, सैटेलाइट वार शुरू हो जाए। तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ से भी निकल रहे हैं अंतरिक्ष को लेकर। इंसानों ने धरती पे जितना करना था काफ़ी हद तक कर लिया है। अब आसमान में घुसे हैं, तो इस पे नज़र बनाए रखिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है? अब यहाँ कंप्यूटर लिख दिया है तो जो लोग नहीं समझते हैं सिलेबस को समझेंगे कि अभी हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, इस डायरेक्शन में आपको सोचना है कि नई-नई चीज़ें क्या-क्या आ रही हैं इसमें, ठीक है ना? रोबोटिक्स के बारे में आप देखिए, दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसे समझना एक-एक टॉपिक्स हैं बस। अब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, क्या है? कैसे काम करता है? इसका क्या असर होता है? भविष्य में क्या हो सकता है? बस इसी डायरेक्शन में सोचेंगे टॉपिक तैयार हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी को लेकर ऐसे ही तैयार कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनसे संबंधित जो हमारे अधिकार होते हैं, आपने कोई आविष्कार किया है, उसे कैसे संरक्षित किया जाएगा, आपको राइट्स कब तक मिलेंगे, इसके लिए जो कानून है, जो विषय हैं, उसके बारे में आपको जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसको लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की चोरी भी होती है, आविष्कार किसी और का, रजिस्टर किसी और ने करा लिया, कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ी-सी जागरूकता होनी चाहिए। ये आपको यूपीएससी ने बता दिया है। अब देखिए, पर्यावरण को लेके एक टॉपिक दे दिया गया, इसके तहत आपको तैयार करना है। सबसे पहले क्या है? संरक्षण की बात हो रही है, कंज़र्वेशन की बात हो रही है। किस चीज़ का संरक्षण करेंगे? जिसके सामने अभी दिक्कत है। अभी हमारी मिट्टी जो है, वो प्रदूषित हो रही है, उत्पादकता घट रही है उसकी, इसका संरक्षण करेंगे। पानी प्रदूषित हो रहा है, पानी का संरक्षण करेंगे। हवा प्रदूषित हो रही है, हवा का संरक्षण करेंगे। तो इसी के आधार पे आप समझ जाएँगे कि संरक्षण किसका करना है, ठीक है? पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण हो रहा है। पर्यावरण आप देख ही रहे हैं हालत। जो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, वो और अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो ये इस पे भी हमें तैयार करना है। ये सब करंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है? बेसिक आप किताबों से पढ़ लिए, नोट से पढ़ लिए, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएँगे, इसको तैयार कर पाएँगे करंट अफ़ेयर के आधार पे। इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव आकलन, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है? तो ये पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है, थोड़ा-सा ही समझना है। इसके कुछ कानून बनाए गए हैं, वो समझ लीजिए, क्या प्रावधान किए गए हैं, वो समझ लीजिए। और एक लाइन में मैं आपको बताऊँ तो पर्यावरण प्रभाव आकलन का सीधा-सा मतलब ये होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप स्थापित करने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई बाँध बनाने जा रहे हैं किसी नदी पे, इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं, तो एक बार आप देख लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा। और उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद आपदा और आपदा प्रबंधन, ज़ाहिर-सी बात है, इस पर तो आपको कई सारी किताबें मिल जाएँगी। वो किताबें किसी काम की हैं नहीं, बेसिक के लिए ज़रूरी हैं, एक हद तक अनिवार्य भी हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ किसी काम की नहीं है, वो इस सेंस में कह रहा हूँ कि उसी आपदा से क्वेश्चन पूछा गया अब तक, जो आपदा आई थी। भूकंप आया हो कहीं, चाहे अपने देश में या दुनिया में कोई बड़ी तबाही आई है, भूकंप पे क्वेश्चन आ जाएगा। केरला में बाढ़ आ गई, तमिलनाडु में बाढ़ आ गई तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। आग लग गई जंगलों में, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। आप देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा, आपको सीधा-सीधा दिखेगा कि अच्छा बस इतना ही देखना था। तो आपदा प्रबंधन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इन टॉपिक्स की जो करंट में है उन्हें समझने की। बाकी इसमें बहुत बेसिक जान के भी कुछ नहीं हो जाएगा। बाढ़ आ रही है, बाढ़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है? सरकार ने कौन से कानून बनाए हैं? क्या-क्या उपाय हैं? बस हो गया, तैयार हो गया। ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है? इसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, इस पे भी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएँगी। लेकिन ज़रा समझिए तो कि हमें पढ़ना क्या है? विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, लिंकेजेस बिटवीन
डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक तरफ विकास हो रहा है, दूसरी तरफ उग्रवाद फैल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ विकास नहीं हुआ है वहीं पे उग्रवाद फैल रहा है। तो ये जो लिंक है, ये जो संबंध है विकास और उग्रवाद के बीच में, इसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। किताबों से भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, जैसे माओवाद पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस तरह की घटनाएं कुछ होती हैं उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो करंट से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि विकास और उग्रवाद का रिलेशन क्या है। कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत अच्छा विकास कर लें तो उग्रवाद कम हो जाए, हिंसा कम हो जाए, इस तरह की चीज़ें कम हो जाए? ये थोड़ा समझ लेंगे बेसिक, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। शासन विरोधी तत्व, मैं वही बात करने जा रहा हूँ जो माओवाद की समस्या है। शासन विरोधी है, सरकार के विरोधी है, पुलिस वालों की जान चली जाती है, मिलिट्री वालों की जान चली जाती है, अपने ही देश के लोग हैं, समझ रहे हैं? तो इनकी क्या भूमिका है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने में? समझिए इस चीज़ को। आंतरिक सुरक्षा का मतलब देश के अंदर कोई खतरा है, उसको लेकर के हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। देश के बाहर से खतरा है तो बाहर से सुरक्षा की बात आ रही है, ठीक है? तो ये हमें समझना है। उसके बाद संचार नेटवर्क के माध्यम से, आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अब तो और हो रही हैं, आगे और होंगी। तो इनके माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को क्या चुनौती होती है? सोचिए कि बैंक जितने देश के हैं किसी ने हैक कर लिया, सारा सिस्टम ख़त्म हो सकता है। किसी कंपनी का किसी ने कुछ इंटरनल डाटा हैक कर लिया, कंपनी बर्बाद की जा सकती है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और वो सब तो छोड़िए, सरकार के डाटा को किसी ने हैक कर लिया किसी किसी वायरस की मदद से। तो संचार नेटवर्क के माध्यम से कितने तरीके से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, हो रही हैं, आगे होंगी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता जा रहा है, इसे हमें तैयार करना है। और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में जो मीडिया है और सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, तो ये सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनकी क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाता है इसी के आधार पे कि कहीं पे कुछ हुआ है, किसी ने अफवाह फैला दिया कि इस कम्युनिटी के लोगों ने ये किया हो, या फिर कुछ किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, बिना ये जांचे परखे कि बात है क्या, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं, हिंसा भड़क जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसमें इनका रोल बहुत बड़ा होता है, मीडिया और सामाजिक जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, समझ रहे हैं? तो इसे भी हमें समझना है। और एक अधिकारी बनने जा रहे हैं आप, आपके ज़िले में ये सब चीज़ें होंगी, तो मैनेज कैसे करेंगे, कैसे करेंगी? तो ये पहले से हम समझे रहते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। हम पहले से आइडियाज़ लेके बैठे रहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इनकी भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें हमें समझनी है कि साइबर सुरक्षा कैसे की जा सकती है, क्या-क्या उसकी बातें हैं, हमने कौन से उपाय किए हैं, यानी कि सरकार ने कौन-कौन से कानून बनाए हैं, ये सब हमें समझना है। धन शोधन और इसे रोकना। धन शोधन का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने को लेकर के भी जो है हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, कितने तरीके से होती है। किताबों में आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है, उसे याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, बस एक बार अच्छे से समझ लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को कितने तरीके से होती है, फिर उसके उपायों पर ही ज़्यादा बात होती है, ठीक है ना? उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं, चीन से लगे हुए, म्यांमार से लगे हुए क्षेत्र हैं, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमाएं लगी हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं सुरक्षा को लेकर के, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये हमें समझना है। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। संगठित अपराध, लिंकेजेस कहाँ गया जी? हाँ, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, इसे हमें समझना पड़ेगा। टेररिज्म वैसे ही आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही, संगठित अपराध भी आपको आइडिया होगा, इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है। संगठित अपराध का सीधा सा मतलब होता है कि एक सिस्टम बन गया, ये अपराध हो ही रहा है। जैसे बहुत सारे अपराध, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कि छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया गया, लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, उनकी तस्करी हो रही, इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया चलो आज ऐसा ये अपराध करते हैं, ऐसा नहीं है।
पूरा संगठित रूप से ये चीज़ें चल रही हैं, इन्हें समझना पड़ेगा। ऐसे ही इल्लीगल जो हथियार बेचे जाते हैं, वो भी इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया कि चलो आज हथियार बना कर बेच देते हैं, वो पूरा सिस्टम बना है। ऐसे ही मादक पदार्थ जो हैं, अफ़ीम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, उनको जो बेचा जा रहा है, एक देश से दूसरे देश में लेके जाया जा रहा है, ये भी एक तरह का संगठित अपराध है। पूरा सिस्टम बना है, वो काम कर रहा है। तो इसे हमें समझना है और इनका आतंकवाद से क्या संबंध है? क्या ये चीज़ें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं? समझना पड़ेगा। तो इनके बीच जो संबंध है, वो हमें जानना है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके मैंडेट, उनके अधिदेश, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे देश में जो सुरक्षा बल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। कौन कौन सी संस्थाएं हैं सुरक्षा से संबंधित, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, और उनका काम क्या है, कैसे काम करती हैं, ये बस थोड़ा सा जान लेंगे, आपकी तैयारी हो गई। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फोर्थ पेपर को समझेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।